Rahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, MD कैट का लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम UHS का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक 5 पढ़ेंगे जो कि केमिकल एनर्जेटिक से एसोसिएटेड है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जो कोर्स कंटेंट है एमडी कैट का उसके मेन पॉइंट्स और उससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में जानते हैं जो हमने पढ़ना है. आपके सामने एक स्लाइड है. स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएचएस सिलेबस जो कि शो किया गया है हमने इस टॉपिक में पढ़ना है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस. हम जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली उससे पहले हम केमिकल थर्मोकेमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि उस वर्ड से भी एमसीक्यू आता है. थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करेंगे एंड डेफिनेटली फिर उसी तरह एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑल काइंड ऑफ द एनर्जी चेंजेस की बात करेंगे. ठीक है. फिर आपके सामने पॉइंट पे लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी और लैटिस एनर्जी की बात होगी. डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि जहाँ पे भी केमिकल एनर्जेटिक से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ आएगी हम उसको अंडर डिस्कशन लाएंगे. सो सिलेबस आप लोगों के सामने है. इसके अलावा हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की बात होगी और इसकी जो आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर एप्लीकेशन है विच इज़ अबाउट द बोर्न हैबर साइकिल उसकी भी बात होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं. आप देखें अपने सामने वाइट बोर्ड पर आपके सामने सबसे पहले मैंने एनर्जी को डिफाइन किया है बिकॉज व्हेन वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल एनर्जेटिक्स तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी है क्या. एनर्जी की डेफिनेशन वेरी सिंपल है. द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू एनी काइंड ऑफ द वर्क टू परफॉर्म समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी. बेसिक डेफिनेशन एनर्जी की सिंपल लाइन में बोल दिया क्योंकि ये भी एमडी कैट के एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है. इसको मॉडिफाई करके किसी हिडन जो ऑप्शंस की फॉर्म में पूछ सकता है. सो हमें पता होना चाहिए. फिर इसके ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यूल्स होते हैं हमारे पास, जूल्स. और फिर जो हमारे पास 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग्स, ये भी एक यूनिट है. एक दूसरा सिस्टम है सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा जिसमें हमें पता होना चाहिए. इसी तरह कैलोरीज में और 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरी या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल हम जानते हैं. ये सारे एमसीक्यूज हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है. एनर्जी को डिफाइन कर दिया, उससे रिलेटेड हमने उसके यूनिट्स की बात कर ली जो कि ज़रूरी थी, समझना था. अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम थर्मोकेमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे. व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? इसकी वर्डिक्ट सुन लें जो मैंने लिखी है आपके सामने. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन होता है, हम जानते हैं रिएक्शन कब होता है, जब पहले से मौजूद बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं. बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. जब नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है. सो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट या एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर कुछ भी मॉडिफाइड फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ दैट हीट एक्सचेंजेस. इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको मैंने डिफाइन किया. और वो केमिकल रिएक्शन मैं जैसे अभी इसकी एग्जांपल भी दूंगा आपके सामने, बेतहाशा एग्जांपल स्लाइड्स में, एमसीक्यूज एंड द डाटा भी शेयर करूंगा. थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ साथ इस बात का एनालिसिस लाजमी करें कि हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, कितनी अब्जॉर्ब हुई, कितनी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, और उसके साथ फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनकी हम बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बोलूंगा, टू द पॉइंट बोलूंगा, याद रखिएगा. अभी मैंने डिफाइन कर दिया था वो केमिकल रिएक्शन को जो कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. द केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद द एवोल्यूशन और एब्जॉर्बेंस ऑफ द एनर्जी. ठीक हो गया. अब ये दो तरह से डिवाइड किया जाता है. दिखने में मैंने सिंपल हाईलाइट किया, बट लिसन माय वर्ड्स. अगर मैं बात करता हूँ सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सो मीन एक्सेल, इवॉल्व होना, क्विट आउट करना, रिमूव होना, सिस्टम से बाहर जाना. ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नाम से ही ज़ाहिर है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है. दे कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. नोटेशंस को भी याद रखिएगा कि जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो जो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जिसको हम एंथैल्पी बोलते हैं वो नेगेटिव साइन के साथ सामने आती है. ओके, ये तो जनरल बात होगी. इसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने लिख दी. लेट्स सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द एलिमिनेशन ऑफ -393.7 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी. ठीक है.
लेकिन ये पॉइंट्स देखें जो मैंने लिखे हैं, एक तो ये दो फैक्टर्स मैंने डिस्कस कर दिए। तीसरा, जब मेरे पास एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं जो कि आपकी बुक्स में बनी हुई है, जो कि एमडी कैट में दी जा सकती है, जिसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी इवॉल्व होगी, सिस्टम से बाहर चलेगी। एक बात, अब इसी से रिलेटेड एमडी कैट का मोड है, एमडी कैट में क्वेश्चन पूछ सकता है मसलन कि मेरे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, आपके सामने लिख दिया, उसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा साइड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ज्यादा स्टेबल है, हम जानते हैं जहां पे जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ द डिसऑर्डर ज्यादा है, वो उतना ऑर्डर नहीं होगा, और दूसरी बात वो अनस्टेबल है। गॉट इट? तो ये तीनों जो मैंने एक डिफरेंट अंदाज में एक ही बात के लफ्ज बोले हैं, ये एमडी कैट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा ऑर्डर्ड होते हैं कि प्रोडक्ट, आप कहेंगे प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, उनमें ज्यादा ऑर्डर होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना ज्यादा मुश्किल होता है, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि उनमें से एनर्जी निकल चुकी होती है, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सेम कॉन्सेप्ट को वाइस वर्सा करते हैं तो मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? नाम से जाहिर है ऑल दोस केमिकल रिएक्शन के जिसमें जब एक रिएक्टेंट अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो तब तक नहीं होता जब तक उसमें एनर्जी ऐड ना की जाए। they absorb the energy from the surrounding, they are called the endothermic reactions। okay, बात तय होगी। अब ये देखें, इसको मैंने वही उसके वॉइस वर्सा चल रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव साइन के साथ शो की जाएगी क्योंकि एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड हुई है। बड़ी अहम बात है, दिखने में बड़ी सिंपल और सादा सी बात है, बट माय डियर स्टूडेंट्स इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दैट, क्योंकि इसी में से यही सिंपल से एमसीक्यूज बना के पूछेगा और आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? फिर दूसरी बात देखें, अब वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। हमारे पास एंडोथर्मिसिटी हुई, सिस्टम एनर्जी आई, हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से कम होती है। अब उसी तरह मैं अगर पूछ लूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कौन सी साइड ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स रिएक्टेंट साइड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें एनर्जी ऐड की गई है, इसमें एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो जो हाई एनर्जी पे होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन व्हिच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस केमिकल एनर्जेटिक्स। गॉट इट? तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दी हैं। अच्छा, ये मैं रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्म में इनकी साइन चेंज करके, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, वॉच दिस, ये प्लस 285.5 है ना, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन करके वाटर बना रहा हूं, या मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करने की, वैसे तो गैस को रिवर्स नहीं कर सकते हम, कार्बन कंटेंट को अलग नहीं करते, जस्ट फॉर यू पीपल एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर मैं रिएक्शन रिवर्स करता हूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी सेम रहती है बट साइन चेंज हो जाता है। ये जो मैंने लाइन बोली है ये एमडी कैट का वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और साइन के साथ क्या होता है, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड रिमेन सेम व्हाइल रिवर्सिंग एनी काइंड ऑफ अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन बट साइन विल बी चेंज्ड। गॉट इट? तो ये आपके सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई। अब इसके मजीद बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, देखें आपके सामने नेक्स्ट बोर्ड पे मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं नेसेसरी फॉर द रिवीजन, क्योंकि अगर उसने सिर्फ एनर्जी की बात की है तो ये तमाम कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक वर्ड को पढ़ें और सिर्फ उसी को पढ़ें। दिस इज एमडी कैट लेक्चर, ही कैन आस्क द क्वेश्चन एंड ही यूज टू आस्क द क्वेश्चन। आप टेस्ट में भी देखेंगे कि एमडी कैट के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड स्पॉन्टेनियस मैंने लिखा, खुद ब खुद छोटा सा वर्ड लिखा है पॉइंट में कि वो तमाम रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाते हैं, विच अकर एट देयर ओन, जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं। यूजुअली, पॉइंट सुनिएगा, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, यूजुअली, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो दे आर यूजुअली एक्सोथर्मिक, बट देयर आर मेनी रिएक्शंस which are spontaneous but they are endothermic। जैसे evaporation बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोग पढ़ते हैं, गॉट इट? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की भी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इन जनरल कहा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं विच अकर एट देयर ऑन, वो फिर एक दफा स्टार्ट होके होते जाते हैं, उन्हें किसी और एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। पानी ने नीचे आना है तो ऑटोमेटिकली आता जाएगा, उसे किसी सपोर्ट की, हाँ पानी ने अगर नीचे से ऊपर जाना है, अगर आपने एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो सिंपली हमारे पास वो हॉट बॉडी है जो वो फटाफट कोल्ड को मेल्ट कर देगी।
लेकिन आप जानते हैं पानी है, हॉट है, उसको आइस बनाना होता है तो आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। दे आर कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? विच डू नॉट अकर एट देयर ओन, which need any kind of the external assistance, so they are called as non-spontaneous reaction। और once again वही लाइन, usually in general जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है चूंकि वो एक्सटर्नल असिस्टेंस से हो रहे होते हैं तो हमारे पास ये यूजुअली दे आर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर द एंडोथर्मिक, लेकिन नॉट ऑलवेज। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, आपके बहुत एमसीक्यूज को हेल्प आउट करेंगे, अभी प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने फिर कुछ बात की, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम उसके अंदर हीट लॉस गेन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि पूरी यूनिवर्स है, हम जानते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू बेटर नो, उसी की बात करूंगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन मटेरियल हम पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, और उसके अलावा जो सिस्टम है उसका भी पता होना चाहिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। दिस इज साइंस, वेरी सिंपल वर्ड, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू बेटर नो एनी मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर द स्टडी और अंडर द एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। बस वही सिस्टम है, उस सिस्टम के अलावा हर चीज सराउंडिंग कहलाती है। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क कौन कर रहा है? एक इमेजिनरी लाइन या एक रियल लाइन। जैसे एमडी कैट में क्वेश्चन किया जाता है, मैं एक शेयर कर रहा हूं कि एक टाइट्रेशन फ्लास्क में जो फ्लास्क है, टाइट्रेशन फ्लास्क है, उसके अंदर एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है, बाहर एनवायरनमेंट है, जो फ्लास्क है, जो फनल है, वो क्या है? दैट इज बाउंड्री, the imaginary line or the real line which separates the system and the surrounding, that is called as the boundary। तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एनर्जी स्पेंड की फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये मेरी बातें सुन लें, बेसिक्स हैं, सिंपल हैं, क्लैरिटी में। अब मैंने एक सिस्टम पढ़ना है ना, मुझे सिस्टम का पता होना चाहिए कि क्या है, उस सिस्टम का खास मैस होगा, उस सिस्टम के मैस के अंदर कुछ खास एनर्जी ट्रैप होगी, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ प्रेशर होगा, गॉट इट? ये उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि उसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ कंडीशंस होंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम? मैंने डेफिनेशन लिखी है, कंडीशंस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ सिस्टम। सिंपल लाइन बोली है, किसी भी सिस्टम की जो भी कंडीशन है दैट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब ये एक इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट ये होती है चेंज से पहले, इन बिफोर एनी काइंड ऑफ द चेंज, जो हमारे पास सिस्टम की अपीयरेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल स्टेट। और एक रिएक्शन होने के बाद, कोई भी प्रोसीजर होने के बाद जो कंडीशन होती है, जो सिस्टम की हालत होती है, जो कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बड़ी सादा सादा सी बातें हैं, बड़ी क्लियर बातें हैं जो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेट फंक्शन, इनका जानना जरूरी है क्योंकि एमडी कैट के क्वेश्चंस में आता है। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, व्हाट इज पाथ फंक्शन? दो तरह के फंक्शंस आप पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में, थर्मोकेमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। वॉच दिस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जी स्टेट फंक्शन। ये नाम से जाहिर है मैक्रो, आप लार्ज लेवल पे इसको स्टडी कर सकते हैं। इनिशियल, आप इनिशियली अगर कहें ना इंटरनल एनर्जी किसी पॉइंट पे, किसी खास समय में, किसी एक यूनिट की, तो ऐसा नहीं हो सकता। एंथैल्पी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते माइक्रो लेवल पे। दे आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो कि इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं बस। और इसी के साथ रिलेटेड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, दे डिपेंड अपॉन द इनिशियल फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक रिएक्शन, ये एक चेंज इनिशियल से फाइनल में आते हुए कितने प्रोसीजर से गुजरी है, कितने स्टेप्स हुए हैं, like that the mechanism of a reaction, it has nothing to do with that because state function is a macroscopic property, it depends upon only on the initial and the final state of the system and not upon the path followed। path change कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंथैल्पी को, got it? so state function होता है, ये macroscopic properties होती हैं, इनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, डेल्टा एस जिसे बोलते हैं, got it? एस उसका कैपिटल में लिखा जाता है, एंथैल्पी एच, इंटरनल एनर्जी ई, कैपिटल ई, गॉट इट? तो दिस ऑल आर द, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी जो कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करती है। क्योंकि मैंने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात की, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात की, एफएससी में क्लियर नहीं है गिब्स फ्री एनर्जी, बट ए लेवल्स में क्लियर बात की गई है। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि भाई जब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर दी है और हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना वो कौन सा फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का या नॉन स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन करता है। Gibbs free energy delta G, capital G, that represents the spontaneity and non-spontaneity of the reaction। अगर delta G नेगेटिव है
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, याद रखिएगा। गॉट इट। अच्छा, फिर हमारे पास बात होती है स्टेट फंक्शन की, मैंने बात कर दी, एग्जांपल्स मैंने कर दी आप लोगों के सामने। अब पाथ फंक्शन, उसके रिवर्स में चलते हैं। पाथ फंक्शन क्या है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सिंपल, और डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, यानी अगर आप रूट चेंज करेंगे, अगर आप उसके स्टेप्स इंक्रीज करेंगे तो फैक्टर चेंज हो जाएगा। ये वेरी करती हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये माइनर स्मॉल चेंज की वजह से भी इफेक्ट होती हैं। दे आर द पाथ फंक्शंस, they do not talk about the initial and the final state of the system। बिल्कुल रिवर्स, मैंने सारे पॉइंट्स एलैबोरेट कर दिए, आप लोग भी बेटर जानते हैं। आपके पास आपकी बुक्स में जो डिस्कस किया गया दैट इज हीट क्यूब। अच्छा, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे W एंड Q। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज MD कैट। उसने ट्रिक ही करना है ना, किसी भी तरीके से ट्रिक कर सकता है। मैं एक MD कैट का क्वेश्चन बना के आपसे पूछ रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन और द सिंबल इज रॉन्ग, और मैं स्मॉल जी लिख देता हूँ गिब्स फ्री एनर्जी का, आप कहेंगे ये रॉन्ग है। मैं स्मॉल h लिख देता हूँ, आप कहेंगे भाई एंथैल्पी तो कैपिटल H में होती है, क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। ये दोनों स्टेट फंक्शंस थे। पाथ फंक्शन, क्या ख्याल है अगर इस Q को मैं कैपिटल Q में लिख दूं हीट, क्या आप इसे कहेंगे कि ये सही ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं सर, ये एक पाथ फंक्शन है, इसको स्मॉल लेटर से। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन MD कैट। ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी नॉलेज के बारे में। तो ये बातें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी हैं। फिर स्टैंडर्ड स्टेट्स, MD कैट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। आप कहेंगे ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? भाई है ना, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सुने तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन लेते हैं। इसलिए बोला कि आपके एफएससी की बुक में जब गैसेस की बात हो रही होती है तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं, बट दिस इज, चाहे इसमें गैस की बात हो, थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, दैट नो व्हाट इट इज, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो भी कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास जो बात होगी उसका 1 मोलर सोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े हैं, बड़े एलैबोरेटेड, और एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक MCQ था। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने। मैं कुछ MCQs रखता हूं ताकि इस डाटा को चेक किया जा सके, और चीजें भी अगर ऐड होनी हो तो करते हैं। सो वॉच ऑन द बोर्ड स्लाइड्स पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन शेयर किया है। मैं 2-3-4 क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करूंगा जो कि MD कैट के प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, और फिर आपको पता लगेगा कि जो सारी डिबेट है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये एक लाइन बोल दी, रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। ओके, अब बात करते हैं, ये 2013 का MD कैट का क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बीटा कहता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसकी तो मैंने बात नहीं की अभी। अच्छा, बाय द वे फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, चार्ली ऑप्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेल, सूटेबल मोस्ट एग्जांपल क्या बनती है? हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने एनर्जी रिलीज हुई तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी की प्रैक्टिस की थी ना, वेरी सिंपल। सो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डेल्टा H विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन। देखा, ये क्वेश्चन आया ना, ये MD कैट के क्वेश्चंस हैं, MD कैट के, कि डेल्टा H नेगेटिव साइन कब देता है, पॉजिटिव साइन कब देता है। मैंने अभी लेक्चर में बताया था। ऑप्शंस देखते हैं, आंसर करेंगे। वो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में नेगेटिव साइन, जी बिल्कुल यही आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, ट्रेडिशन है ना बाकी ऑप्शंस पढ़नी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी बात नहीं, मोस्ट डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो मेरे पास पॉजिटिव होता है। वेरी सिंपल, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब हमारे पास एक्सोथर्मिसिटी हो रही हो, जब सिस्टम में से एनर्जी निकल रही हो, क्योंकि केमिस्ट्री डील विद द सिस्टम जिसके अंदर चेंज हो रही है। ये जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात अभी करेंगे तो हम वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम, उसके पे भी नेगेटिव पॉजिटिव की नोटेशंस का ख्याल रखेंगे, इसलिए इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, डिस्कसिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस रैपिडली इन द एयर, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जैसे एनर्जी चाहिए जो एब्जॉर्ब करेगा, जो कि डेल्टा H पॉजिटिव है, गॉट इट, इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, ऑप्शन ए कहते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। व्हाट डिड यू से? वेरी सिंपल, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रैपिडली कर रहे हैं, उसने फौरी तौर पे सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब उसने सराउंडिंग से एनर्जी कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया तो आप लोगों के पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, गॉट इट। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर।
which is very much clear answer for all of you. Well dear students, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज की। एंथैल्पीज डिफाइन करेंगे, एंथैल्पीज को ऑब्जर्व करेंगे और आप मेरा एक एक वर्ड सुनेंगे। मैंने ये इससे रिलेटेड तमाम डाटा फॉर योर हेल्प, फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर एमडीकैट स्लाइड्स में रखा है। तो अभी आप इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज के हवाले से जो बात करेंगे वो स्लाइड्स पे भी आप देखें। आपके सामने एक स्लाइड है जिसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मैंने जो हेड आउट किया है इससे स्टैंडर्ड स्टेट्स को तो मैं डिफाइन कर चुका हूँ इसमें, लेकिन वो लिखा है स्लाइड में कि कंडीशंस वेयर टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड द कंसंट्रेशन इज 1 मोल, और इसकी हम बात कर चुके हैं। नीचे उसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस की बात की है। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, पहले तो मैं डेल्टा एच को डिफाइन करूँ, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा ई? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टू थिंग्स, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की सिर्फ सारे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलके इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। क्लियर हो गया? अगर खाली किनेटिक एनर्जी होगी तो दैट इज टेम्परेचर। ठीक हो गया? एंथैल्पी डेल्टा एच द टोटल हीट कंटेंट, इंटरनल एनर्जी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज नथिंग बट ओनली द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर इसी तरह उसने उसके साथ आपके सामने डेल्टास लिखे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, एफएससी में लैबोरेटरी नहीं है पर एमडीकैट में ये वर्ड आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सिस्टम हाई एनर्जी पे है तो उसमें डिसऑर्डर ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। गॉट इट? और एक स्टेबल सिस्टम जिसमें ऑर्डरनेस ज्यादा है तो उसकी एंट्रोपी कम है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर। डेल्टा इज क्लियर हो गया? डेल्टा मीन चेंज। और डेल्टा क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। जैसे मैंने अभी बोला था, इनिशियल स्टेट और फिर फाइनल स्टेट, जब आपने चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व करनी है, डेल्टा मीन चेंज, तो आप फाइनल में से, यानी फाइनल जो चीज है उसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। मतलब H2 माइनस H1 डेल्टा H, E2 माइनस E1 ऑफ कोर्स डेल्टा E। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी सिंपल। और बिल्कुल इसी तरह वो बात करता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसकी मैं बात कर चुका हूं कि ये स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डील करती है, G2 माइनस G1। अच्छा, ये तो एंथैल्पीज। अब इन एनर्जीज में से जो मैंने एंथैल्पी है ना डेल्टा एच, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है एमडीकैट में। ये जो मेरा पॉइंट है जो मैंने आपके सामने एलैबोरेट किया, स्लाइड आपके सामने, मैं उसके सामने एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मेरा वर्ड सुनिएगा, चीजें नोटिफाई भी कीजिएगा और इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले इस टेबल में जो मैंने तस्करा किया है आप लोगों के लिए, वो देखिए उसने सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी है। इसको सिंबलाइज किससे करते हैं? डेल्टा एच। और ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये सिंबल सामने आ गया, आप लोगों के सामने उसका नाम भी बोल दिया कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। उसकी डेफिनेशन सुने। ये सारी एंथैल्पी चेंजेस फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस होंगी, लेकिन रेपिटेशन में आपने उस वर्ड का मेन डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन वो जो रिएक्शन या कंबस्टन या न्यूट्रलाइजेशन, इसमें जो चेंज आएगी उसको नोट करना है। फॉर एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन करता है, इट इज अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एवॉल्व्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड एवॉल्व्ड, अंडरलाइन कीजिएगा। एमडीकैट का क्वेश्चन है, क्यों, कैसे, सुने। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, इट मे बी एंडोथर्मिक, इट मे बी एक्सोथर्मिक। एमडीकैट में इस बात का पूछना है, क्यों, अभी आपको पता लगेगा जब मैं आगे वाली एग्जांपल्स को दूंगा। व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ द मोल्स, ऑफ कोर्स 1 मोल कंसीडर कर लेते हैं, react together completely to give a product। हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कहता हूँ -393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, जैसे अभी मैंने प्रेजेंट किया था आपको थोड़ी देर पहले। C प्लस O2, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इसकी मिसाल मैंने दी है, इसकी खास वजह है क्योंकि एमडीकैट का बहुत मशहूर सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन का बर्न होना एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑफ कोर्स मेरे पास एक ही मटेरियल बन रहा है ना, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेट्स सपोज ना, प्लस आप लोगों के साथ ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन भी है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में इस चीज का ध्यान में रखना है। बाकी उसने आपके सामने डिफरेंट रिएक्शन दे दी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला रहा है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी 285.5 किलो जूल, प्लस और माइनस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में आपके सामने क्लैरिटी है। तो यहाँ पे चूंकि फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। गॉट इट? दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और evolved व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जैसे मैंने भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है ना,
रिएक्शन हो गया, रिएक्शन इनकम्प्लीट भी होते हैं। रिएक्शन एक रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, पहले वाली की बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंट स्टेप में रिएक्शन तो होता है, तो जहां पे भी सिर्फ रिएक्शन होगा तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उसकी एंथैल्पी अलग है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो एंथैल्पी फॉर्मेशन। क्लियर है? हर रिएक्शन की अपनी एंथैल्पी होती है, लेकिन फॉर्मेशन की डेफिनेशन सुने कि रिएक्टेंट से, बेसिक एलिमेंट से वो प्रोडक्ट बना रहा है। गॉट इट? तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास आ जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये भी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपको पता लग गया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्स एंड दोनों में हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती हैं। मैं इसके एंड में एमडी कैट का एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, फिर आपको अंदाजा होगा। फिर उसके नीचे आप दूसरी स्लाइड में देखें, टेबल बना हुआ है ना जो नीचे, वो लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी एलिमेंट से, कंपाउंड से नहीं, किसी एलिमेंट से उसको एनर्जी दे के उस एलिमेंट से उसके एटम्स को अलहदा करना, एक एटम को अलहदा करना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट। फ्रॉम इट्स एलिमेंट कंपाउंड कहेगा। एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, कंपाउंड ऐड करता है तो फिर वो सारा कॉन्सेप्ट बच्चा कंफ्यूज होकर उसको गलत कर सकता है। एटोमाइजेशन, इट इज ऑलवेज एनर्जी रिक्वायर्ड, it is always positive, it is always endothermic. Got it? अब आपको पता चल रहा है कि enthalpy change of atomization is always positive. Then enthalpy of neutralization आप देख रहे हैं, आपके सामने है। enthalpy of neutralization, क्या न्यूट्रलाइजेशन? एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है, वेरी सिंपल। हमारे पास सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, गॉट इट। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, एक वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्शन करता है। इन चारों केसेस में न्यूट्रलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि वाटर बनता है। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? उसकी डेफिनेशन देखिए, उसके सामने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, ओनली इवॉल्व्ड। जैसे एटोमाइजेशन ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, enthalpy change of neutralization is always exothermic, it's always evolved, it is always negative. ये words हैं, okay। तो हमारे पास 1 mole of the water is formed from the H positive ion which is coming from the acid and OH negative ion which is coming from the base। हमारे पास ये बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप लोगों की बुक्स में elaborated है, when strong acid react with a strong base तो -57.4 minus 57.4 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट? अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस से मिले या एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिले या दोनों कंपैटिबल पार्टनर वीक हो तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा HN विल बी लेस देन -57.4। विल यू बिलीव कि एवरी लाइन इज एमसीक्यू? ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एमसीक्यूज ही बोल रहा हूँ, इसकी बेस पे एमसीक्यूज बने हुए हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी एक एक चीज को याद रखना है क्योंकि इसके मॉडिफाइड करके वो एमसीक्यूज बनाता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीटली, याद रखिएगा। और अगर मेरे पास 2 मोल वाटर बने तो डेफिनेटली -57.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि -57.4 किलोजूल पर मोल एनर्जी है पर 1 मोल फॉर्मेशन ऑफ द H2O। गॉट इट? तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपके सामने मैंने पूरी टेबुलर फॉर्म दी एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। उसके बाद डिफरेंट एंथैल्पीज पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक और स्लाइड देख सकते हैं अपने सामने जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात की गई। कंबस्शन, बर्न करना, जला देना मटेरियल को, हाइड्रोकार्बन्स को, इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दें। जब भी बर्निंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होती है। सो उसकी डेफिनेशन देखें, कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, अंडरलाइन enthalpy change of neutralization and enthalpy change of combustion, they are always exothermic, they are always negative। got it? एनर्जी इवॉल्व भी हो रही है और हमारे पास of the substance is completely burned in excess of oxygen under the standard condition। of course this is the story। एक और बात my dear student याद रखिएगा, जब हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब हम एनर्जेटिक्स की चेंजेस पढ़ रहे होते हैं, अब आप देख रहे हैं कि एक एक चीज में एनर्जी चेंज हो रही है, उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो हमारे पास एक परफेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट जो स्टैंडर्ड कंडीशंस थी उसमें, जगह 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं वो भी लिखना होता है उसके नीचे, जैसे सॉलिड, जैसे गैस। ठीक है? फिर उनका 1 मोल बनाना होता है, 2 3 आधा मोल नहीं, कंप्लीट 1 मोल रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसकी जो एंथैल्पी चेंज मेजर की जाए ऑटोमेटिकली पर मोल लिखें या ना लिखें यही अंडरस्टूड हो कि 1 मोल की है। बढ़िया हम लाइन बोलिए, आपको एमडी कैट में 4 इक्वेशंस दे देगा,
और कहेगा बताओ कौन सी अच्छी और परफेक्ट जेन्युइन थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। तो फिर आप देखेंगे कि यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके नीचे गैस लिखा हुआ है, ठीक है, और 2H2O लिखा है कि हाफ H2 लिखा है, एंड लाइक दैट O2 लिखा है कि हाफ O2 लिखा है, गॉट इट। और 2H2O बन रहा है कि हाफ H2O या सिंगल H2O बन रहा है। और फिर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एक्वस के साथ जो वाटर है उसके साथ लिक्विड लिखा है कि नहीं लिखा, आप नोट कर ले। हर एलिमेंट और जो भी रिएक्टेंट है उनकी फिजिकल स्टेट्स भी हैं, और उनके साथ उनका 1 मोल प्रोडक्शन भी है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। बड़ा अहम पॉइंट है, इसको जेन में रखना है। इसकी बेस पे आप इस काबिल होंगे कि आंसर कर सकेंगे और बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो कंबस्टन की भी मैंने बात कर दी। एंथैल्पी चेंज, उसके बाद जो लिखी हुई है एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपके पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, हाँ ये एंड और एक्स होती है। हाँ जी, बहुत से सॉल्यूट्स को जब डिसॉल्व किया जाता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बहुत से सॉल्यूट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। दोनों केसेस होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं एंडोथर्मिक प्लस 16.4 किलोजूल पर मोल। ऐसे में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है या किसी लाइक दैट उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है एंडोथर्मिक। अच्छा गॉट इट। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, बड़ी आसानी से है। हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन में तब हम मेजर करेंगे कि total amount of heat absorbed या evolved when 1 mole of a solute completely dissociate to form infinitely dilute solution। यानी अब वो मजीद dilute ना किया जा सके, सॉल्वेंट ने मुकम्मल तौर पर सल्यूट के पार्टिकल्स को कवर कर लिया, सराउंड कर लिया है। मैक्सिमम रिएक्शन जितना होना था हो गया है, मैक्सिमम जो भी सोल्वोलिसिस होना था वो हो गया है। गॉट इट। तो ये एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है। आपके सामने एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं, जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड की बात की। Everything is in front of you. Well, my dear students, that was all about the energetics regarding the enthalpy changes, जिसमें मैंने बात की एटोमाइजेशन की, जिसमें मैंने सोल्यूशन की, फॉर्मेशन की, कंबस्टन की, रिएक्शन की, सारी बातें आपके सामने की हैं। फिर जिसमें मैंने डिफाइन किया कि एटोमाइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन। हमने बोन एबो साइकिल पढ़ना है ना, हमने सोडियम का आयनाइज करना है ना, हमने उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुका हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। गॉट इट। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर आपसे एमडी कैट का क्वेश्चन शेयर करने लगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंजेस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। ऑप्शन ए आयनाइजेशन एनर्जी की डेल्टा एच आई ई, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी delta H ATM, atomization. Option C both of them. So your answer will be both of them. They are always, these two are always positive endothermic. इसी तरह अगर मैं कह देता हूँ which of the following enthalpy changes are always exothermic, they are always negative, delta H की वैल्यू नेगेटिव, किसी भी तरह मैं पूछ लूँ एमडी कैट में, और मैं कह दूँ कि मेरे पास enthalpy change of neutralization है, ऑप्शन बी में enthalpy change of combustion है, ऑप्शन सी both of them, तो my answer will be both of them. इसके अलावा अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, रिएक्शन की बात करूं, फॉर्मेशन की बात करूं, तो दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव। क्लियर हो गया। ये एमडी कैट के क्वेश्चन जो शेयर किए। अब हम बात करते हैं, आपके सामने बोर्ड में आप देख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी की। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी? हम इसको इस तरह देखते हैं। अच्छा, मैं लैटिस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी को कोरिलेट करता होता हूँ। मेरे पास बॉन्ड बना, सादा लफ्जों में बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हो गई, अच्छा, या उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस बनी है, उसके तमाम 1 मोल स्टैंडर्ड, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अच्छा, बॉन्ड एनर्जी। और वो जब बॉन्ड बने थे गैसियस आयन से तो उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। तो ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इसको भी मैंने एक स्लाइड से एलैबोरेट किया, आप सामने देख सकते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड बॉन्ड एनर्जी की, जो कि आपके सामने प्रेजेंट की गई है। अब देखें बॉन्ड एनर्जी, इसमें सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, आप डेफिनेशन देख सकते हैं जो मैंने बोला। द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द अंडर ऑब्जर्वेशन मटेरियल, ठीक है। ऑल द बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड टूटे, जितने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी है। फिर उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 फैक्टर्स के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आपके सामने स्लाइड है। फैक्टर 1 में आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। आपके पास 2 एटम्स हैं, लेट्स सपोज, भाई इसको मैं एक पूरे मॉलिक्यूल में ले जाता हूँ, जितने ज्यादा बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। रिवर्स में चलते हैं
तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जब वो बने तो उतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे ना, तो उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर है? एक फैक्टर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे। आप जानते हैं, आप ऑर्गेनिक पढ़ के आए हैं कि इथेन भी बर्न करता है, इथीन भी बर्न करता है, इथाइन भी, जिसे एसिटाइलिन कहते हैं, वो भी बर्न करता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज होती है? एसिटाइलिन में, जिसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में आप लोग यूज करते थे। क्यों? वही दो कार्बन है ना, वही कुछ हाइड्रोजन है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड है, वही वाटर है। सर, एसिटाइलिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड इंटैक्ट हैं, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा फैक्टर, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ और द साइज ऑफ एटम। जारी बात है, जैसे जैसे साइज ऑफ अ पार्टनर एटम इंक्रीज करता जाता है, तो उसका जो दो न्यूक्लियर के दरमियान डिस्टेंस अब बढ़ता जाता है, जिसे बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। जब वो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाता है, बॉन्ड वीक होता जाता है, उसको तोड़ना आसान होता है, वेरी सिंपल, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ग्रेटर द साइज लेस विल बी द बॉन्ड एनर्जी। रिलेशन की फॉर्म में आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी, यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी वर्ड इज एमसीक्यू। नेक्स्ट में कहता है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। यू बेटर नो व्हाट इज एस कैरेक्टर। मैंने पॉपुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एमसीक्यू शेयर किया था आप लोगों से, मैं दोबारा कर देता हूँ। इथेन ज्यादा पोलर है, इथीन ज्यादा पोलर है कि इथाइन ज्यादा पोलर है? आप कहेंगे आपका क्वेश्चन ही गलत है। कैसे सर? हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होते हैं। ओके, देन व्हाई यू आर गोइंग टू स्टडी द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस? अच्छा, ये पॉइंट तो है। क्या फैक्टर है भाई? इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें s करेक्टर 25% है। s करेक्टर जो यहाँ पे आ रहा है, s करेक्टर मीन आयोनिक करेक्टर। जितना कम s करेक्टर उतना कम आयोनिक करेक्टर है। ओके, इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% आयोनिक करेक्टर है। जितना ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आया कि किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन भी उसने बोल दी, जो बेटानॉल अल्केन्स में sp3, अल्कीन्स में sp2 और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। वेरी सिंपल। फिर वो जो फैक्टर नेक्स्ट डिस्कस कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी, आपके सामने टेबल बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। Bond energy is inversely proportional to the lone pair of the electrons or the electronic repulsion। भाई लॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते हैं, आपने वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा था और मैंने ये हवाले वहां पे भी दिए थे। आप लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर इज दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन न्यूक्लियस। उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, वो रिपल्शन ज्यादा कॉज करता है, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करता है। डेफिनेटली उसके पुशअप करने से बॉन्ड वीक हो जाता है। जितना ज्यादा लॉन पेयर होगा उतना बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। ये रिलेशन है एंड सो ऑन। तो ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन आती है। उसके बाद एप्लीकेशन का टेबल बनाया मैंने आपके सामने, इसी स्लाइड में आप देखें। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज रादर आर्टिफिशियल, जनरल बातें कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, करते हैं भाई, ये फैक्टर है। एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यू सुन लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबोरेटरी लेवल पे कोई भी रिएक्शन करवाना होता है, तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस एंथैल्पीज को इसलिए दी जाती है कि ये एनर्जी इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी याद रखिएगा। वो पहला कहता है जी कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, जिसकी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। वेरी सिंपल। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग, ऑफ कोर्स जब हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाते हैं। फिर कहता है एस्टिमेटिंग द एंथैल्पी चेंजेस इन द रिएक्शन। ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, देखें क्यों अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो मैंने एमसीक्यू बोला, ये इसकी प्राइम प्रायोरिटी है, ये इसकी प्राइम एप्लीकेशन है बॉन्ड एनर्जी की, कि हम एंथैल्पी चेंजेस को मेजर कर सकें। उसके बाद नंबर 4 में कहता है अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट वो है जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो नंबर 3 पोजीशन पे मैंने बोला कि एंथैल्पी चेंजेस की मेजरमेंट करना, जिससे हम अंदाजा लगाएं कि कितना एनर्जी इकोनॉमिकल बेनिफिट है या लॉस है। गॉट इट? तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पीज के हवाले से इतनी ज़्यादा डिस्कशन की, इतने ज़्यादा पॉइंट नोटिफाई करवाए। अब हम मैक्सिमम एमसीक्यूज की भी तो प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने मैं कुछ स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ, उसमें एमडी कैट के प्रीवियस पेपर के एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब इसमें आपने सारी चीजें देखनी है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, रिएक्टेंट्स की फिजिकल कंडीशंस, प्लस मोल जो बन रहा है, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप देखते हैं ना, वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की थी। उसने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। पहले वो कहते हैं N2H2 NH3 बना रहा है, ये तो बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस से मुराद ये नहीं करना कि आपने 2NH3 बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने स्टैंडर्ड यानी 1 मोल को देखना है। बीटा ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड को, तो ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट रिएक्शन है। ये वो पूछ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये तो डीकंपोजिशन कर रहा है।
चार्ली में देखते हैं हाफ N2, 3/2 H2 एंड 1 मोल ऑफ NH3। और साथ में ये इस क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट्स ने लिखी, बट इमेजिन करो अभी तो इन गिवन ऑप्शंस में सूटेबल मोस्ट आंसर चार्ली में कर रहा हूं, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल ये मैंने जानबूझ के इस एमसीक्यू को आपके सामने प्रेजेंट रखा है कि अगर मैं सेम चार्ली ऑप्शन लिखता और उसके साथ एक डेल्टा ऑप्शन में भी सेम चार्ली ऑप्शन को कॉपी करता लेकिन फिजिकल स्टेट्स ऐड कर देता तो मेरे पास सही आंसर वो डेल्टा होता। गॉट इट? अभी इन तमाम एबीसी में से चार्ली इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, इसको अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन इसके साथ मेरा वर्ड के फिजिकल स्टेट्स भी मैटर करती हैं, उसको लाजमी लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज ट्रीटेड विद अ वीक एसिड, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करेगा। देन एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 54.4 किलोजूल पर मोल। नहीं, हमें तो नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है, हमारी बुक्स में लिखा है -57.4 किलोजूल पर मोल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होती है। बाकी अगर कोई भी पार्टनर वीक होता है तो लेस देन -57.4 होता है। और उसने चूंकि एक वीक बेस की बात कर दी थी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की बात कर दी थी, तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर के लेस देन -57.4 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इसके करेक्ट ऑप्शन में तमाम इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो कि बहुत यूजफुल है। वो तमाम वर्ड जो मैंने बोले वो आपने नोटिफाई भी किया, मजीद कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी, द टोटल हीट कॉन्टेंट जिसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफ द मटेरियल दैट रिएक्ट्स, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्सेप्ट, वो कहता है कि तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सिवाय किसके। कहते हैं ऑप्शन ए में कहते हैं एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड बट डेल्टा एच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। खाली एच नहीं मेजर हो सकता, डेल्टा एच मेजर होता है। मैंने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में ये तो एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सही कह रहा है। बीटा ऑप्शन में कहता है द सिंबल डेल्टा इज ऑफन यूज्ड टू मेजर चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, सारी बात है, हमारे पास चेंज होता है। The unit of delta H is kilojoules per mole. Yes, very simple. And delta H is equal to H reactant minus H product. My dear students, मैंने आपको कहा था डेल्टा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। सो भाई ये आपके पास जो डेल्टा ऑप्शन है ये गलत है। बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन में बता दी, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल, जो कि कोलिगेटिव या कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं, जो कि अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी है। बाकी एब्सोल्यूट इसकी डिटेल आपकी सारी मैंने लिख दी है, वेरी सिंपल, वही बातें हैं हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिनेरियो, एक्सो एंडोथर्मिक की एक्स्ट्रा केमिस्ट्री है, बट आंसर इज वेरी सिंपल एंड जस्टिफाइबल कि भाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने एमडी कैट का, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which of the following is a mathematical expression of the first law of thermodynamics? बताएं जी, कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? हम कहते हैं हीट सप्लाइड क्यू टू द सिस्टम दैट इज इक्वल टू द डेल्टा ई प्लस वर्क डन, या माइनस प्लस माइनस जो है ना वर्क डन बाय द सिस्टम। अब नॉर्मली वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, अभी भी इसकी तरफ आते हैं, और जब उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो फिर मेरे पास चार्ली ऑप्शन जो कि बेस्ट ऑप्शन है वो सामने बनती है। वेल डियर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी डिटेल में पढ़ते हैं। सी ऑन द बोर्ड, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। मैंने जब एक्सप्रेशन जो लिख देना था कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस और माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, या प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसमें माइनस हम बोलेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव W, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव W। अब सुने, मैं ये डेफिनेशन बोल सकता था, लेकिन ये डेफिनेशन मैंने लिखी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बोलता हूँ, एनर्जी कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स सेम। हाँ, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन टू अनदर फॉर्म। सारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब अगर सिंपल एज अ सिंपल स्टूडेंट बात करते हैं तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये टोटल रिलेशंस हैं। अब इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरी डेरिवेशन नहीं दे रहा, लेकिन एंटर स्ट्रेस के वाले से बात करूंगा, पॉइंट आउट करें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा V is 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, फिक्स्ड पिस्टन। अच्छा,
तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास वो सारे की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी ना। क्यों? क्योंकि आपके पास डेल्टा वी का फैक्टर तो जीरो हो गया है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हेन हीट सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम और विद द फिक्स्ड पिस्टन, तो जितनी हीट सप्लाई करते हैं दैट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है भाई? जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और डेफिनेटली कुछ वर्क डन भी होता है। वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना, हम केमिस्ट्री में प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ते हैं क्योंकि पिस्टन में हमने प्रेशर एक्सपेंड किया है और उससे वॉल्यूम चेंज हुआ है। हमने जो फिजिक्स में फोर्स है और जो डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट किया हुआ है इसमें। गॉट इट? अब देखें दोनों काम हुए हैं तो हमारे पास इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट सप्लाई की जाती है दैट आल्सो इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो टोटल हीट कंटेंट है वो चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो QP इज इक्वल टू द ऑफ कोर्स डेल्टा एच, ये याद रखना है, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। QP इज लार्जर देन QV नॉर्मली क्योंकि टोटल हीट कंटेंट ज्यादा है। मेरे पास इमेजिन करें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, मैं कहता हूं एक का पिस्टन फिक्स है, जस्ट इमेजिन फिक्स यानी फिक्स वॉल्यूम है। मैं कहता हूं भाई और एक का मूवेबल पिस्टन है जिसमें वर्क डन की पॉसिबिलिटी है। मैं कहता हूं कि एक इतनी हीट सप्लाई करो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, इन दोनों सिस्टम्स में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ द गैस है, लेकिन एक में वॉल्यूम फिक्स है एक में नहीं है। तो आपने कोई ऐसा रिएक्शन करना है, वो हीट सप्लाई करनी है कि जिसके जरिए आप लोगों के पास वो जो दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज है वो बराबर है। दोनों में इंटरनल एनर्जी चेंज लेट्स सपोज 10 किलो जूल्स की आ जाए। अब अगर मैं फिक्स वॉल्यूम में हीट सप्लाई करूंगा तो मैं 10 किलो जूल प्रोवाइड करूंगा क्योंकि वो 10 किलो जूल ऑटोमेटिकली 10 किलो जूल बढ़ा देगी एनर्जी इंटरनल, क्योंकि वो तो वॉल्यूम फिक्स है। हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे जाता हूं तो मेरे पास मुझे 20 किलो जूल एनर्जी हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर 20 में से 10 तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी जो मेरी डिजायर्ड ऑप्शन है, बाकी 10 वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इक्वल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी लाना चाह रहे हैं तो QP जो सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, QP इज लार्जर देन QV, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। नॉर्मली इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, बट अगर आप देखें उसी फैक्टर में मैंने कहा कि डेल्टा एच इज लार्जर देन डेल्टा ई, दैट्स व्हाई। बट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो भाई फिर डेल्टा एच वही होता है जो डेल्टा ई। क्यों? कांस्टेंट वॉल्यूम पे व्हाट इज डेल्टा एच? टोटल हीट कंटेंट। अभी मैंने इस रिलेशन से प्रूव किया है कि इसको मैं क्यू भी कह सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा एच भी कह सकता हूँ, एंथैल्पी चेंज भी कह सकता हूँ। तो ये मैं वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो डेल्टा एच डेल्टा ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इंटर कन्वर्टेबल रिलेशन है जो कि बड़े टेक्निकल अंदाज में वो यूज करेगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इस सारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप इन तमाम बातों को जब जहन में रखेंगे यू विल प्ले वेल। अब मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस करता हूँ एमसीक्यूज की जो कि आपके सामने है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपके सामने। All of the following enthalpy changes have positive और नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट। अब वही पुराना जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी enthalpy चेंजेस की, उन सबको सोच के आंसर कीजिएगा। हमारे पास वो कहता है कि हैव ऑलवेज मतलब मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट। अच्छा देखते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। मैं बात कर चुका हूँ इसकी, एमडी कैट का क्वेश्चन मैंने कहा था ना आया था। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक्सो एंडो होता है। और ये लेटिस एनर्जी भी हमारे पास उसी सिनेरियो में आती है। Delta option is my answer. Atomization is always positive, not positive negative. Got it? So ये बातें आपके सामने आ रही हैं। Standard enthalpy, ये next question है। Standard enthalpy of the solution of the ammonium chloride in kilojoules per mole। ये तो memory based question है, ये लिखा भी हुआ है कि 2010 के MD कैट के क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने बताया भी था कि 16.2 किलोजूल्स पर मोल होता है, एंडोथर्मिक एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। सो वेरी सिंपल, बीटा ऑप्शन। एक और क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। The enthalpy of a reaction depends on the following factors except। किस पर डिपेंड नहीं करता? Physical state of the reactants only। मुझे ये बताएं। अच्छा बात करते हैं the process at constant pressure और at constant volume, अभी बात हुई है। Quantities of the reactants, अभी मैंने बात की ना enthalpy, extensive properties and intensive properties, ये दोनों बातें की हैं। And temperature।
हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स जो आंसर है उसने कहा था कि डिपेंड्स ऑन एक्सेप्ट। तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए कहते हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन को मैंने पता है क्यों चूज किया है, क्योंकि उसने गलत कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स ओनली। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये भी देखिए कितना मेजर ट्रिक है। आपको पता है कि रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी आना चाहिए थे, इस वजह से मैंने अल्फा ऑप्शन को गलत करार दिया है। तो ये कुछ प्रैक्टिस आप लोगों के सामने की गई इन क्वेश्चंस की। वेल माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्लाइड आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज होती है, हमें कैसे पता चलता है? हम मेजर करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो पूरी जो साइंस है, वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो एमडी कैट के वाले से तमाम एस्पेक्ट्स हैं, उनको मैंने एक स्लाइड में शेयर किया। सी ऑन द स्लाइड आप देख रहे हैं एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज मेंशन किया गया है मेन टाइटल। आगे उसके दो ब्रांचेस उसने की हैं ऑर्गेनोग्राम में। पहला मैं पढ़ रहा हूँ, कहते हैं एंथैल्पी चेंज कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय कैलोरीमीटर। एक्सपेरिमेंटली बाय कैलोरीमीटर, ये एमडी कैट का एमसीक्यू आ गया। और दूसरा उसने कहा कि एंथैल्पी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली बाय हैसेस लॉ, एक्सपेरिमेंटली बाय कैलोरीमीटर्स एंड मैथमेटिकली बाय हैसेस लॉ। अब पहले हम कैलोरीमीटर्स की बात करते हैं। हमने डिफरेंट एंथैल्पीज पढ़े, अब इसकी डिटेल देखें, आपके सामने स्लाइड है। ये स्टूडेंट स्लाइड आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है ताकि आप लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एमडी कैट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप फिंगर टिप्स पे आंसर कर सकें। बड़ा सिंपलेस्ट वे है। सबसे पहले ग्लास कैलोरीमीटर है, इन्होंने एंथैल्पी चेंज ही मेजर करना ना। ग्लास कैलोरीमीटर वो क्या है मैं डिफाइन करता हूँ, बाद में दूसरे पॉइंट से ऐड करता हूँ। कहता है इट इज दैट टाइप ऑफ द कैलोरीमीटर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Glass calorimeter is used to measure the enthalpy change of the neutralization. And bomb calorimeter is that calorimeter which is used to measure the enthalpy change of combustion. MCQs हैं ये दोनों, MCQs हैं, लैबोरेटरी डिफाइन भी कर दिया। आप देखें वो कौन से फैक्टर होते हैं, आप सारा जानते हैं, आपके सामने प्रोसीजर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, एक बीकर में लेते हैं, स्टीरोइड ऐड करते हैं, टेम्परेचर चेंज नोट करते हैं। अब उनमें से जो वैल्यूज हमने नोट करनी है, मास, हीट कैपेसिटी, change in temperature, then we will be able to calculate the Q। और ठीक है, उसके बाद फिर हम एनर्जी पर मोल भी निकाल लेंगे। सो वो फैक्टर आपके सामने है, देखें वो कहते हैं वो उसने फार्मूला भी लिख दिया उसके, एंथैल्पी चेंज is equal to Q that is equal to MS delta T, where is M is the Q is the heat supplied, you better know, evolved or absorbed, evolved और absorbed, supplied है तो absorbed है, evolved है तो वो हम gain कर रहे हैं। M is the mass of the substance, S is the specific heat। You know what is specific heat? It is the amount of energy required to raise the temperature of any substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade। You better know all that, ठीक है। और अगर मैं वाटर के साथ लिक्विड का स्टैंडर्ड बना के बोलूंगा तो मैं इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, क्लियर होना चाहिए, मैंने बता दिए, ज़हन में रखिएगा। तो ये फार्मूला आपके सामने है। अगर आपको डिफरेंस डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर पता लग जाए, अगर आपको उसकी स्पेसिफिक हीट का पता चल जाए, अगर आपको मैस पता चल जाए, तो आप हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करते हैं, वो आपके सामने लिखा गया है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्न किया जा सके, जिसको बर्न करके उसकी जो कंबस्शन करके जो एनर्जी है वो आपके साथ जो सराउंडिंग वाटर है जिसमें बॉम्ब मौजूद होता है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, उसको मेजर करते हैं, डेल्टा टी मेजर करते हैं। मैस है आपको पता होना चाहिए, सारी बात है कितना मैस आपने बर्न किया, वेरी सिंपल। तो इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करते हैं एंड यू आर गेटिंग द आंसर। तो असल इस ऑर्गेनोग्राम में जो मेन फैक्टर था आपके पास, एक्सपेरिमेंटली अगर आपने मेजर करनी है एंथैल्पी चेंज तो यू विल यूज कैलोरीमीटर, चाहे बॉम्ब चाहे जो हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर है। और अगर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो दैट इज हैसेस लॉ। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है? और व्हाइट बोर्ड पे देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड मेकिंग हो, बॉन्ड ब्रेकिंग हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, कोई भी चीज बने, वो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे 2 स्टेप में हो, चाहे जितने मर्जी स्टेप में हो, उसका जो नेट एंथैल्पी चेंज है वो वही रहेगा।
यानी अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो जितने भी स्टेप्स हैं उन तमाम स्टेप्स की एंथैल्पी को आप सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल एंथैल्पी चेंज आएगी। अब आपके पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो डिफरेंस है दैट इज एंथैल्पी चेंज। स्टेप्स के दरमियान की जो एंथैल्पी उनको जमा कर देंगे, नेट रिजल्ट सेम आएगा। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा हुआ है कि ए से डी डिस्टेंस पे जाना है, चाहे ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी जाए, मैटर जो चीज करती है ना दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी। अब उसके लिए भी एक स्लाइड बनाइए, आप देखें, आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं ताकि एमडी कैट के स्पेसिफिक मोड ऑफ लेक्चर में जिसमें हमारा एम्फोसिस एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, हमें क्लैरिटी हो जाए। सो आप सामने स्लाइड देख सकते हैं, हैसेस लॉ डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन मैंने लिख भी दी है, यहाँ पे भी एक कॉपी है, वो तो डेफिनेशन आपके सामने है। अब जो सेंटर वाला बार है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विद एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द हैसेस लॉ मैथमेटिकली डेल्टा एच कैन बी कैलकुलेटेड है। लेट्स ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डी, वो जो मैंने अभी बोला, तो ए टू डी जाएंगे, एक स्टेप हो गया, फाइनल स्टेप हो गया, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट डी। अब बेशक मैं ए से डी जाने के लिए ए टू बी जाऊं वन स्टेप, बी टू सी जाऊं सेकंड स्टेप, सी टू डी जाऊं तीन स्टेप, तो मेरे पास नेट एंथैल्पी चेंज वही आएगी जब मैं डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री को जमा करूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा एच विच वाज ए टू डी। ठीक है, तो ये आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसने। और जो उसने जो नंबर 4 पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास सम ऑफ एक साइकिल में टोटल एंथैल्पी चेंज जीरो होती है। हैसेस लॉ क्या यही कहता है ना, बेसिकली दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू कैन से साइकिल के अंदर नो नेट चेंज इन एंथैल्पी, गॉट इट, whether you are moving from this side or from that side, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक साइकिल में जो नेट एनर्जी चेंज होनी है वो नेट दोनों टर्मिनल से मूव करके वही रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। बड़ी सिंपल, बड़ी क्लियर बात है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपके सामने काम आएंगे कि हमारे पास ये जैसे नंबर 3 पे मैंने लिखा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस टू प्लस थ्री, ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात में याद रखिएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, खाली एच वन खाली एच टू एच थ्री ना कीजिएगा। एमडी कैट में क्वेश्चन आया हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, तो उसने इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी इनके साथ इसी तरह रिप्रेजेंटेशन की थी। हर जो स्टेट फंक्शन है उसके साथ डेल्टा लगाया था, क्योंकि हम जानते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं, हम खाली तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन एक यूनिट में उसने डेल्टा नहीं लगाया था, सिंपल E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये मेरी रॉन्ग नोटेशन या रॉन्ग सिंबल या रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी। एमडी कैट हमने कोई एक चीज भी ऐसी नहीं छोड़नी जिसमें क्लैरिटी ना हो। सो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट जो नंबर 3 बार आप देख रहे हैं स्लाइड में, हैसेस लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर वन स्टेप रिएक्शन और मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, सारी बात है। इट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, सारी बात है, अगर आपको 4 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, कोई से 3 स्टेप बता दिए जाए तो नंबर 4 आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, वही बात कर रहा है, हीट ऑफ कंबस्शन हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, हमारे पास इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज हो, या लैटिस एनर्जी भी हो, वो हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन लैटिस एनर्जी जो कि आयनिक कंपाउंड से एसोसिएटेड है, जो कि आयनिक क्रिस्टल लैटिस की बात करती है, वो सेम हैसेस लॉ है, लेकिन उसका हमने एक दूसरा नाम रखा हुआ है जिसे बॉर्न हैबर्ट साइकिल कहते हैं। तो उसके बारे में भी बात करते हैं, जिसकी हमने बात स्टार्ट में करनी थी। लेकिन उससे पहले हैसेस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू आपके सामने स्लाइड में मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग द हैसेस लॉ कैलकुलेट द enthalpy change for the formation of an aqueous solution of ammonium chloride from ammonium gas and HCl gas. The result for the various reaction and pressure are as follow. ये एमडी कैट का पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने प्लेस किया गया, निहायत सिंपल। उसने आपके सामने 3 रिएक्शंस दे दी हैं, गॉट इट। और वो कहता है कि NH3 और HCl जब मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। अब वो पहला रिएक्शन बता रहा है, NH3 एक्वस है, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसने एंथैल्पी बता दी। फिर HCl जब एक्वस में आया तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, 2 आ गई। एंड थर्ड वन में NH3 प्लस HCl, उसकी एनर्जी भी बता दी। वो कहता है कि जो हमारे पास नेट एंथैल्पी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज, जो फॉर्मेशन है, जिसमें अमोनिया गैस से एक्वस बना एक स्टेप, HCl गैस से एक्वस बना 2 स्टेप, फिर तीसरे में ये दोनों मिलके जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, तो पूरी फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, द सम ऑफ 3। तो वो आप सामने देख सकते हैं, इनको सम अप किया और हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज ऑप्शन ए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये हैसेस लॉ की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी आप लोग जानते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है, मैं वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक और स्लाइड है लैटिस एनर्जी की, जरा गौर से देखें। डेफिनेशन,
It is the amount of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ions. पॉइंट बड़ा नोट करना है, गैशियस आयंस बन चुके हैं, वो आपस में मिलके जब आपस में क्रिस्टल बनाते हैं तो दैट इज द लैटिस एनर्जी। ऐसा नहीं कि सोडियम सॉलिड मेटल, ऐसा नहीं कि क्लोरीन गैस, हमने क्लोरीन गैस से पहले क्लोरीन एटम बनाया, फिर क्लोरीन एटम, जैसे बोर्न हैबर साइकिल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी मैं स्लाइड भी दिखा दूंगा। वेरी सिंपल एंड द कॉमन थिंग, बेसिकली लैटिस एनर्जी में हम जो बात जस्टिफाई करने जा रहे हैं, that is in fact the Hess's law, but the Hess's law in other words for the ionic compounds is Born-Haber cycle। हमारे पास खाली लैटिस एनर्जी है गैशियस आयंस का आपस में मिलना और सॉलिड क्रिस्टल बनाना, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, हमारे पास सॉलिड सोडियम मेटल, उसको एटोमाइज करके अलग एटम करते हैं, उसकी एंथैल्पी चेंज, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज, वो एंथैल्पी चेंज, और क्लोरीन गैस को तोड़ के क्लोरीन एटम बनाते हैं, वो एंथैल्पी चेंज, फिर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एंथैल्पी चेंज है, उन सबको फिर मेजर कर, और फिर हमारे पास वो जो क्लोरीन गैसियस आयन बना है और हमारे पास सोडियम आयन जो बना है, इनके कॉम्बिनेशन से फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसकी बात है, इन सबको सम अप करते हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आप लोगों से एमडीकेट में क्वेश्चन करता है, वो सोडियम मेटल लिख के सोडियम आयन लिखते गैरों में, और पूछेगा कि बताएं ये जो एक इक्वेशन लिखी है सोडियम सॉलिड से सोडियम आयन गैसियस, इसमें कितनी एंथैल्पीज इन्वॉल्व है। आप फौरन सोच समझ के आंसर करेंगे, सोडियम सॉलिड से पहले सोडियम गैस बनी, आइसोलेट हुआ ना एटम, गैसियस फॉर्म में आ गया अकेला, फिर सोडियम जो गैसियस फॉर्म में अकेला एटम है उसको आयनाइज किया, तो यहाँ पे दो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारी डिस्कशन करने का मतलब ये चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बातें सिंपल हैं लेकिन क्लियर करनी है। तो ये आपके सामने डेफिनेशन के बाद फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आयन, ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करिए, साइज ऑफ आयन है, साइज ऑफ आयन जितना बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। आयनिक साइज जितना बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, वाइस वर्सा, गॉट इट। और दूसरा जो फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आयन, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, डिस्टेंस कम होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी। तो दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। तो ये सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड भी आपके सामने शो कर दी है और डिफरेंट वैल्यूज से एग्जाम्पलीफाई कर दिया है। तो ये आपके सामने बात आती है। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ एमडी कैट का इन माय लेक्चर, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हार्ड वर्डिक्ट की एमडी कैट के प्रीवियस पेपर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। सो वंस अगेन दिस क्वेश्चन, latest energy of an ionic compound is determined by applying the formula। भाई latest energy, अब ये बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर आप बोर्न हैबर साइकिल को ज़हन में रखें ना, जो कि लैटिस एनर्जी के हवाले से मैंने बात की है, जिसमें अभी बोल रहा हूँ, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है। एंथैल्पी फॉर्मेशन इज इक्वल टू व्हाट, लेट्स सपोज मेरे पास वो तो लैटिस एनर्जी है ना, फिर उस पहले तो बात करते हैं सोडियम एटोमाइजेशन की, फिर उसकी आयनाइजेशन की, फिर क्लोरीन की एटोमाइजेशन की, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, डेफिनेटली फिर लैटिस एनर्जी की। अब हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आती है रिएक्शन की। फॉर्मेशन में ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इसमें वो पूछना पता क्या चाह रहा है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है, नोटेशन यूज कर रहा है डेल्टा एच एक्स। वो जो डेल्टा एच एक्स है बेसिकली वो क्या है, वो ये एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तमाम फैक्टर्स को जमा करके डेल्टा एच एक्स कह रहा है। अब उसका रिलेशन वो पूछना चाह रहा है, तो वो आपके सामने जो रिप्रेजेंटेशन है, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रीअरेंज करते हैं तो लैटिस एनर्जीज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में से माइनस कर दें वो तमाम एंथैल्पीज जो आप अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में तो आप लिखते हैं ना उसकी स्टैंडर्ड स्टेट सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन जो कि गैसियस फॉर्म में है, और रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बना रही है, उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है आप कैलकुलेट करते हैं। यू बेटर नो, हम एटोमाइजेशन के एनर्जी भी जानते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल होता है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, 349 माइनस 349 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एंड डेफिनेटली 121 एंड 108 हमारे पास एटोमाइजेशन एनर्जी है। इन सबको सम अप करते हैं डेल्टा एच एक्स, और हमारे पास भी जो फॉर्मेशन होता है उसको भी ज़हन में रखते हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को जब जमा करते हैं हम तो कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी माइनस 787.7 किलो जूल पर मोल है, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपने ये वैल्यूज तो याद करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये जो सारी डिस्कशन मैंने की है कि डेल्टा एच एक्स से क्या मुराद है, इससे मुराद
एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये चारों यूनिट मिला दिए गए और फिर फैक्टर HF में से, फॉर्मेशन में से माइनस कर दिए गए, तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज अल्फा ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज इन फैक्ट ऑल अबाउट द बॉर्न-हैबर साइकिल। अब हम एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं फॉर द कंफर्मेशन एंड रिव्यू ऑफ आवर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी इज वेरी यूजफुल इन डिस्कसिंग द नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड। अच्छा। नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ओके, स्टेटमेंट्स दे रहा है, देखते हैं। नंबर 3 में कहता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड। एमडी कैट का बड़ा अहम सवाल था। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के बाद वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। बाय लैटिस एनर्जी इन तीनों स्टेटमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, ये तीनों काम करती है। सो मेरे पास डेफिनेटली स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड सारा क्लियर होता है। सो ऑप्शन क्या थी, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रखा गया। वेल, इस स्लाइड के साथ ही, इस एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूं, जो कि लेक्चर नंबर 15 था, जिसमें हमने केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ी। हमने एक एक वर्ड के ऊपर फोकस किया। हमने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंटर कन्वर्जन, लैटिस एनर्जी, फिर उनसे रिलेटेड लॉज, गवर्न्स, इनको डिटेल में पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी डिस्कशन को आपने गौर से सुना होगा, और जो स्लाइड्स जिसमें मैंने आपको डाटा कंपाइल करके दिया आप नोटिफाई करेंगे, और जो तमाम MCQs है आप उनको लाजमी नोटिफाई करेंगे, ताकि आपका टेस्ट बेहतरीन हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।